सो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईक्यू स्कोरिंग क्या होता है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आईक्यू स्कोरिंग में क्या इसका क्या यूज होता है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और फ्लिन इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं इतना इंपॉर्टेंट होते हैं कि लगभग हर बार पूछ दिए जाते हैं। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, चाहे आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये सब हाई स्कोरिंग टॉपिक होते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं आईक्यू स्कोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे इस चीज को। फ्लिन इफेक्ट क्या होता है इंटेलिजेंस के अंतर्गत। ठीक है, ये आईक्यू के अंतर्गत क्या होता है, इस चीज को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ नहीं तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे क्या करते हैं, ऑल अबाउट नेट साइकोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स को डिस्कस किया करते हैं, जो कि काफी सहायता करती हैं आपकी नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में। ठीक है, आप इन सारे एपिसोड्स के नोट्स आप पाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं एमसीक्यूज को, तो आप हमारे साइकोस्फीयर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आईक्यू स्कोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज आईक्यू। आईक्यू का नाम आपने सुना होगा, जिसका पूरा नाम होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता क्या है, अब इस चीज को समझने के लिए समझे कि इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन कॉग्निटिव एबिलिटी। यानी कि एक स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर होता है जो कि पर्सन की संज्ञानात्मक योग्यता को रिप्रेजेंट करता है, कॉग्निटिव एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है इन कंपैरिजन टू द जनरल पॉपुलेशन, और सामान्य पॉपुलेशन जो है उसकी तुलना में। ठीक है, कि क्या है आपका जनरल जो है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट क्या है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है आपका आईक्यू। ठीक है, क्लासिकल फार्मूला जो होता है इसका वो होता है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है यही फार्मूला। ठीक, तो आप इस फार्मूला को याद रखिएगा कि IQ फार्मूला या क्लासिकल IQ फार्मूला के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो या इसे हम मेंटल एज कॉन्सेप्ट ऑफ बिनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बिनेट ने ही इस फार्मूला को दिया था। ठीक है, तो आप इस फार्मूला को भी याद रखिएगा, क्योंकि IQ इज इक्वल टू क्या होता है, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 का। मेंटल एज क्या होता है, मेंटल एज पर्सन की वो एबिलिटी होती है जिस मेंटल एज में वो जी रहा है, और क्रोनोलॉजिकल एज उसकी रियल एबिलिटी होती है, रियल मेंटल एज होती है। ठीक, जैसे मान के चलिए 10 साल का बच्चा जो है, ठीक है, अब 10 साल का बच्चा जो है वो 12 साल के बच्चे की तरह परफॉर्म कर रहा है। इफ अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड परफॉर्म लाइक 12 ईयर ओल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IQ इज इक्वल टू इसका मेंटल एज कितना है, मेंटल एज इसका कितना है 12 ईयर, क्योंकि वो 12 साल के बच्चे की तरह परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो है एक्चुअली 10 साल का ही। तो यहाँ पे उसकी मेंटल एज कंसीडर कर ली जाएगी। सो मेंटल एज डिवाइडेड बाई आपका जो हो जाएगा 10, क्योंकि उसकी रियल एज जो कितनी है, 10 ईयर का चाइल्ड है, इसकी क्रोनोलॉजिकल एज है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका IQ का फॉर्मूला। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 120 आ जाएगा। एक ऑन एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज तो 100 की मतलब ही दिया जाता है। ठीक है, तो एक अच्छा IQ लेवल को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक, इस स्तर पे। और ये स्कोर मतलब ये फार्मूला होता है जनरली सिर्फ बच्चों के लिए ही काम करता है। ठीक है, ठीक से काम करता है, अडल्ट पर अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि वहां बायस्ड आ जाते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डेविएशन IQ क्या होता है, यानी कि मॉडर्न स्कोरिंग या वेस्टलर्स की स्कोरिंग मॉडल जो होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वेस्टलर ने जो बताया था उसमें एवरेज IQ कितनी होती है, तो एवरेज IQ मीन जो होता है उसका वो कितना होता है, वो होता है 100 एवरेज IQ जो होता है। ठीक है, चाहे मीन, मीडियन, मोड, क्योंकि ये तीनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लगभग इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि जो वेक्सलर ने कॉन्सेप्ट दिया है उसमें IQ का जो एवरेज मीन जो होता है, एवरेज जो होता है वो 100 लिया जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया जाता है, 15 दिया जाता है। कभी कभी डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, आगे हम लोग एमसीक्यूज को पिकअप करेंगे तो वहां पे समझेंगे कि ये किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो IQ स्कोर आर नॉर्म्स रेफरेंस्ड एंड अलाउ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी बेल कर्व। हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे थे वहां पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इस चीज को। ठीक है,
तो आइए समझते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आईक्यू चार्ट को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, एक बेल शेप का कर्व होता है, बेल शेप्ड कर्व होता है, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। बेल शेप कर्व में यहाँ पे जो होता है सेंटर में क्या होता है, मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ठीक, ये मोड हो गया आपका। तो यहाँ पे इक्वल कितना दिया, कितना हमारा एवरेज कितना दिया, 100 दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है। और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया, 15 दिया है। तो अगर हम इसमें आगे चलिए प्लस माइनस 1 की बात करें, मतलब हम मान के चलिए माइनस को रिप्रेजेंट -1 हो गया, ये +1 हो गया, तो प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे कितना चला जाएगा, इधर जाएंगे तो इसमें 15 ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी यह भी पूछ देता है कि +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे जो पॉपुलेशन होता है उसका स्कोरिंग कितना होता है, तो मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये मतलब कि इधर माइनस में जाएंगे तो 85 हो जाता है, और प्लस में जाएंगे तो कितना चला जाएगा, 115 के करीब चला जाएगा, ठीक है। तो आगे चलकर कभी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आईक्यू स्कोर, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि आईक्यू स्कोर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो पहला नंबर पर अगर हम इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं, तो इंटरनल फैक्टर में पर्सन की अटेंशन आ जाता है, वो किस चीज पर कितना ध्यान देता है, वो जिस चीज पे जितना ध्यान देता है उससे रिलेटेड उसकी आईक्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। उसका मोटिवेशन हो गया, जो उसमें सीखने की इच्छा कितनी है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल हेल्थ हो गया, एंड इमोशनल स्टेट हो गया कि किस इमोशनल कंडीशंस में वो रहते हैं, ठीक। और यहीं पे अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है कि क्या उनकी आर्थिक स्थिति है, एजुकेशन एंड स्टिमुलेशन जो भी है वो क्या क्या भी आ जाता है, ठीक है। एंड न्यूट्रिशन एंड कल्चर, लैंग्वेज, ये सारी चीजें क्या होती हैं, पर्सन के आईक्यू को क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लिन इफेक्ट की। फ्लिन इफेक्ट क्या है गाइस, ठीक है। तो फ्लिन इफेक्ट का डेफिनेशन समझिए कि फ्लिन प्रभाव विभिन्न पीढ़ियों में औसत आईक्यू स्कोर में लगातार और स्थिर वृद्धि को संदर्भित करता है, ठीक है। यानी कि जो 20वीं और 21वीं सदी के आरंभ में वैश्विक स्तर पर देखी गई थी। अब इस चीज को समझते हैं कि फ्लिन इफेक्ट रिफर्स टू द कंसिस्टेंट एंड स्टडी राइज इन एवरेज आईक्यू स्कोर अक्रॉस जनरेशन observed globally over the 20th and early 21st century। अब इस चीज को समझते हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है। यह शब्द जो होता है रिचर्ड हर्नस्टीन और चार्ल्स मरे द्वारा गढ़ा गया था, लेकिन इसका नाम जो होता है जेम्स आर फ्लिन के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इस पर व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया और डेटा प्रकाशित किया। सो जो टर्म जो होता है आपका, जो ये टर्म वाज कॉइन्ड बाय रिचर्ड Harnstein, okay, and Charles Murray, and but named after James R. Flynn, who systematically studied and published data on it। जिन्होंने सिस्टमैटिक रूप से इस चीज को स्टडी किया और इसके ऊपर क्या किया था, डेटा को पब्लिश किया था, ठीक है। अब आइए इस चीज को समझते हैं। हर दशक में लगभग 3 आईक्यू पॉइंट की औसत वृद्धि देखी गई है फ्लिन इफेक्ट के जरिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1950 के एक व्यक्ति का आईक्यू आज के आईक्यू टेस्ट नॉर्म पर नापें तो वह कम दिखा सकता है, भले ही वह अपने समय में एवरेज या एबव एवरेज है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं साइकोलॉजिकल फ्लिन इफेक्ट की, तो ये है कि इमेजिन एन आईक्यू टेस्ट वाज स्टैंडर्डाइज्ड इन 1980 विद अ मीन ऑफ 100। उस टाइम पे क्या था, एक आईक्यू टेस्ट को स्टैंडर्डाइज किया गया था, ठीक है। उसमें क्या था कि 1980 में उसका मीन कितना था, 1980 में उसका मीन था 100, बट नाउ इन 2020 अगर हम बात करते हैं या 2025 की अगर हम बात करते हैं, तो अ चाइल्ड टेक द सेम 1980 टेस्ट एंड स्कोर 115 यानी 115। अब इसका मतलब यह है कि वह बच्चा असल में आज के हिसाब से एवरेज हो सकता है, लेकिन 1980 में स्टैंडर्ड पर 1980 के स्टैंडर्ड पर क्या है, बहुत गिफ्टेड दिखेगा, क्योंकि जनसंख्या की कॉग्निटिव परफॉर्मेंस जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ चुकी है।
धीरे धीरे क्या हो चुकी है, वो बढ़ चुकी है। ऐसे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए 1980 जो है, ठीक है, 1980 में अगर मान के चलिए एक आईक्यू टेस्ट देता है कोई पर्सन, उसकी कितनी आती है, एवरेज वैल्यू कितनी है, 100 है। लेकिन आज के डेट में वही टेस्ट अगर देखा जाए तो आज के डेट में अगर हम बात करते हैं तो 2025 में अगर बच्चा उसी टेस्ट को देगा तो इसकी वैल्यू कितनी चली जाएगी, 115 चली जाएगी। यानी कि क्या है कि उस समय की अपेक्षा इस समय में क्या क्या देखी गई है, बढ़ोतरी देखी गई है, ठीक है। यही है फ्लिन इफेक्ट। फ्लिन इफेक्ट यही कहता है कि पिछले मतलब दशकों की अपेक्षा में ये आईक्यू जो होता है ये बढ़ता चला गया है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कुछ सालों में, जैसे इन रिसेंट ईयर, जैसे 2000 ऑनवर्ड्स, सम कंट्रीज शो अ रिवर्सल और प्लेटो इन द फ्लिन इफेक्ट। यानी कि कुछ मतलब कि 2000 के दशक के करीब में जो कुछ देश हैं, ठीक है, वो रिवर्सल और प्लेटो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि वो रिवर्सल फ्लिन इफेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे बढ़ा नहीं है लेकिन घटा है उस चीज को, ठीक है। या स्थिरता को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्लेटो को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पेशली इन डेवलप्ड नेशंस लाइक नॉर्वे, डेनमार्क, यूके एंड यूएस जैसे कंट्री में क्या है कि ये रिवर्सल फ्लिन इफेक्ट को मतलब रिप्रेजेंट किया गया। अब ये क्या होता है, इसी को क्या कह देते हैं, रिवर्सल फ्लिन इफेक्ट, ठीक है। तो हाल के वर्षों में 2000 के दशक के बाद में जो होता है, कुछ देशों में फ्लिन प्रभाव में उल्टाव या स्थिरता देखी गई है। मतलब क्या देखा गया है, रिवर्सल इन प्लेटो देखा गया, स्थिरता देखी गई है, खासकर नॉर्वे, डेनमार्क और यूके और अमेरिका जैसे विकसित देशों में, ठीक है। अब इसका कारण क्या हो सकता है, इसे रिवर्सल फ्लिन इफेक्ट कहते हैं। इसे एजुकेशनल हो गया, इसका कारण हो सकता है डिक्लाइन इन एजुकेशन क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी को डिक्लाइन कर दिया गया है। राइज इन स्क्रीन टाइम ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, और मतलब स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है मोबाइल फोन यूज करने का। एंड लेस फोकस ऑन डीप रीजनिंग, क्या इसके पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को कि फ्लिन इफेक्ट से और आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन से किस किस तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग आईक्यू यूजिंग मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज इज, क्या है, इसका भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आईक्यू इज इक्वल टू क्या था, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। मेंटल एज बट क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। देखिए क्या होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो बीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीज करेक्ट आंसर प्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द क्लासिकल बिनेट फार्मूला यूज्ड फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन में जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, इन डेविएशन इन आईक्यू स्कोरिंग एज यूज्ड इन WIS, ठीक है, द मीन आईक्यू इज। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर अभी थोड़ी देर पहले किया था कि जो आईक्यू डेविएशन आईक्यू स्कोरिंग होता है, जो बैचलर ने दिया था उसने क्या किया था, 100 को मीन को प्रेजेंट किया था, 15 स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेजेंट किया था। तो वही पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आईक्यू का जो मीन है कितना है, वो 100 है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, तो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बैचलर टेस्ट में क्या है, तो मीन 100 को रिप्रेजेंट किया था और स्टैंडर्ड डेविएशन को कितना प्रेजेंट किया गया है, 15 दिया गया है। इसे नॉर्म रिफरेंस्ड स्कोर, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन फॉल्स विद इन ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां पे क्या दिया गया है, ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, ठीक है, ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आईक्यू का क्या दिया गया है, 85 दिया गया है, 15 दिया गया है, ठीक है, ऑफ द मीन इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन फॉल विद इन ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ±1 इन स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए क्या है, प्लस माइनस ए है, प्लस ए है, ठीक है, प्लस। अब इसके बीच में कितने परसेंट की पॉपुलेशन क्या कर रही है, फॉल्स कर रही है, ठीक, कितने परसेंट पॉपुलेशन फॉल कर रही है, कितने पे। अगर मान के चलिए इसका मीन कितना दिया है, मीन अगर कितना दिया है 100 है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 15 है,
ठीक है। तो अगर हम मान के चलते हैं प्लस माइनस 1 पे, तो माइनस पे कितना आ जाएगा, माइनस पे आ जाएगा 85 और यही प्लस पे चला जाएगा, कितना चला जाएगा 115 चला जाएगा। तो ये पूछा है कि अगर IQ कितना दिया है 85 और कितना दिया है 115, तो इसके बीच में कितने पॉपुलेशन फॉल्स कर रही है प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 68% पॉपुलेशन क्या कर रही है, फॉल्स करती है प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर यही प्लस माइनस 1 ना पूछ करके प्लस माइनस 2 पूछ दे, -2 एंड +2, ये +2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके बीच में कितना मतलब ये करेगा, फॉल्स करेगा। तो इसके बीच में 95% डेटा फॉल करता है, और यही -3 और +3 पूछ देता है, तो इसके बीच 9.72% डेटा क्या होती है, फॉल्स करती है, पॉपुलेशन क्या होती है, फॉल्स करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, तो 68% पॉपुलेशन क्या कहां जा रही है, बिटवीन 85 and 115 इन द बेल कर्व ऑफ IQ डिस्ट्रीब्यूशंस। तो कहां जा रही है, 68% पीपल स्कोर कर रही, कहां पे, 85 से 115 तक के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि द फ्लिन इफेक्ट रिफर टू। अब फ्लिन इफेक्ट कहां रिफर करता है, और डिक्लाइन इन इंटेलिजेंस विद एज, रैपिड चेंजेस इन इमोशनल इंटेलिजेंस, अ स्टडी राइज इन IQ स्कोर across generation, increase in test anxiety over time। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा, क्योंकि फ्लिन इफेक्ट में क्या होता है, स्टडी राइज करती है इन IQ स्कोर अक्रॉस जनरेशन। फ्लिन इफेक्ट राइज इन IQ ड्यू टू फैक्टर्स लाइक बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ और इन्वायरमेंट, कल्चर, ये सारी चीजें भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। यानी कि समय के साथ साथ क्या होता है, IQ क्या होती है, राइज करती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। फ्लिन इफेक्ट यही कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइकली कॉज ऑफ द फ्लिन इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइकली कॉज ऑफ द फ्लिन इफेक्ट। कौन सा इसमें कॉज है फ्लिन इफेक्ट का। ठीक है, तो जानना है, जेनेटिक म्यूटेशन है, ठीक है, बेटर न्यूट्रिशन एंड कॉग्निटिव स्टिमुलेशन है, डिक्लाइन in test difficulty, increase in genetic diversity। so इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि बेटर न्यूट्रिशन एंड कॉग्निटिव स्टिमुलेशंस जो होते हैं वो फ्लिन इफेक्ट के कॉज होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सो फ्लिन इफेक्ट इज लिंक्ड इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट्स, नॉट जेनेटिक चेंजेस। ठीक है, तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट क्या होता है, इंप्रूव होता चला जाता है उसमें, वैसे वैसे हमारी फ्लिन इफेक्ट क्या होती है, वो बढ़ती चली जाती है। यानी कि IQ में क्या होती है, बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगर मान के चलते हैं वही स्टैंडर्ड IQ का जो एवरेज है, एवरेज स्टैंडर्डाइजेशन जो है 1950 में कितना, 1950 में कितना, अगर मान के चलते हैं 100। ठीक है, एवरेज IQ स्क्वायर 100 को प्रेजेंट करा। अगर हम ये 2025 की बात करते हैं तो इसमें कितना चला जाएगा, 115 चला जाएगा। ठीक है, यानी कि IQ स्कोर अगर हम बात करें तो 1950 में जो पर्सन 100 ला करके उसको हम क्या कहते थे, एवरेज बोलते थे। ठीक है, तो आज के डेट में 2025 में अगर वही लाएगा मान के चलिए 115, तो ये एवरेज की कैटेगरी में आएगा। तो ये क्या है कि ये फ्लिन इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। और अगर यही मान के चलिए कि 1950 में जो IQ स्कोर है, वही IQ के मान के चलिए मीन का जो है एवरेज है, वो वही कितना है 2025 में है, तो ये रिवर्सल फ्लिन इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, या एक तरीके से क्या है, उसको स्थिर बनाए रखने में काम कर रहा है, तो ये रिवर्सल फ्लिन इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द मेजर साइकोमेट्रिक इम्प्लीकेशन ऑफ द फ्लिन इफेक्ट। मेजर इम्प्लीकेशन क्या है, नीड ऑफ shorter test, need to re-standardized test regularly, use of only verbal items, removal of abstract items। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि to keep IQ tests meaningful, norms must be updated as population change। जैसे जैसे population change होती है वैसे वैसे क्या होता है, norms must be updated। ओके, सो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया
आईक्यू स्कोरिंग क्या होता है और आईक्यू स्कोरिंग में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे काम करते हैं, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और हम लोगों ने डिस्कस किया फ्लिन इफेक्ट और रिवर्सल फ्लिन इफेक्ट। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, सो आज के एपिसोड में बस इतना ही गाइस, बाय बाय।